क्या आपने कभी कंपनी का ट्रायल बैलेंस देखा है? उस ट्रायल बैलेंस में कई सारे अकाउंट्स होते हैं। अगर मैं अपने कंपनी की बात करूं जो कि गुड लक प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका केस स्टडी हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, तो इसमें करीब करीब यहाँ से नीचे तक जाएंगे तो 316 लाइन आइटम्स है। अगर आप सबको सेलेक्ट करेंगे तो एक्सेल में पाएंगे कि नीचे 310 रोज आ रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऊपर की जो 6 रोज हैं उसमें तो कुछ डेटा आ नहीं रहा है, उसमें तो सिर्फ कंपनी का नाम, ऑडिट किस साल का है, एलोकेशन कर रहे हैं वर्क की, और जो हेडिंग है वो आ रही है। तो इसके नीचे से अगर हम शुरू करेंगे और 316 तक जाएंगे तो टोटल काउंटिंग में 310 आएगा। क्योंकि मैंने शुरू करा है 7th रो से और जा रहा हूँ मैं 316 तक, तो 7 से 316 टोटल 310 अकाउंट्स यहाँ पर है ट्रायल बैलेंस के। ये ट्रायल बैलेंस हमने ओरेकल से निकाला है, और ओरेकल से निकालने के बाद एक्सेल में हमने पुट करा है, क्योंकि सारी की सारी ऑडिट हमें एक्सेल के अंदर करनी है और उसकी एनालिसिस भी हमें एक्सेल के अंदर करनी है। तो अगर आप देखेंगे 310 आइटम्स आ रहे हैं तो आप सभी आइटम्स को चेक नहीं कर सकते हैं, इतना समय नहीं होता है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप कुछ आइटम्स को स्कोप इन करें और कुछ को स्कोप आउट करें, यानी कि ऑडिट के दौरान आप इन पर्टिकुलर लेजर्स को नहीं देखेंगे, आपने स्कोप आउट कर दिया, और कुछ को देखेंगे। अब ये स्कोप इन स्कोप आउट करते कैसे हैं, इसके लिए मटीरियलिटी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वाली जो कंपनी है इसका ग्रुप ऑडिट हमें मिला था। अगर आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो हमने जो है गुड लक प्राइवेट लिमिटेड की मटीरियलिटी निकाली हुई है। तो एक तो हमने ग्रुप इंस्ट्रक्शन के बेस पर निकाली है, यानी कि इस पर्टिकुलर कंपनी के जितने और भी रीजन्स में और भी कंट्रीज़ में कंपनीज हैं और पूरा ऑडिट एक इंटरनेशनल फर्म को मिला है, तो उस इंटरनेशनल फर्म की मेथोडोलॉजी के हिसाब से कितनी मटीरियलिटी एक कंपनी की होनी चाहिए ग्रुप के इंस्ट्रक्शन के बेस पर, तो वो मटीरियलिटी निकल कर आई है यूएसडी में, यानी 5 लाख यूएसडी उन्होंने बताया कंपोनेंट मटीरियलिटी है। ये होता क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी निकल कर आ रही है 3,50,000 जो उन्होंने हमें बताई, हमने नहीं निकाली है। और ट्राइवियल थ्रेशोल्ड निकल कर आई 15,000 यूएसडी जो उन्होंने बताई, इंटरनेशनल फर्म ने बताई, हमने नहीं निकाली। हमने अपने हिसाब से जो है एएसपी जो कंपनी है हमारी, एएसपी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म, उन्होंने जो मटेरियलिटी निकाली वो कुछ इस प्रकार है आईएनआर टर्म्स में। दोनों को कंपेयर करने के लिए हमने यूएसडी को एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करा है, और उस टाइम एक्सचेंज रेट 64 हुआ करता था, तो समथिंग लाइक दैट हमने उससे मल्टीप्लाई कर मटीरियलिटी निकाल दी कि अच्छा आप ये बता रहे हो कि इससे ऊपर की मिस स्टेटमेंट होगी तो दिक्कत है, हमें उसे करेक्ट कराने की जरूरत है, अदरवाइज ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आएगा। और इससे कम की अगर मिस स्टेटमेंट है देन इट विल बी ओके, स्टिल हम कहेंगे कि ट्रू एंड फेयर व्यू आ रहा है। ये हुआ इंटरनेशनल फर्म का, और ये हुआ आगे आपकी एएसपीएन कंपनी का। जो भी दोनों में से कम है हमने उसको सेलेक्ट करा है, क्यों? क्योंकि अगर हम कम लेवल को सेलेक्ट करेंगे तो उससे हल्का सा ऊपर भी मिस स्टेटमेंट होगी, दैट विल बिकम मटीरियल। 100 रुपये है, 50 रुपये है, अगर मैं 50 रुपये तय कर लूँ मटीरियलिटी, कम वाली ले लूँ, दो अलग अलग मेथोडोलॉजी के हिसाब से निकाली, एक में 100 ही एक में 50 ही, मैंने 50 वाली ले ली, यानी 50 वाली में 50 से ऊपर की चीज़ पर भी गड़बड़ होने पर मुझे फ़र्क पड़ेगा, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फ़र्क पड़ेगा, और इसीलिए अगर वो गड़बड़ है तो उसको ठीक कराना जरूरी होगा, नहीं तो मटीरियल मिस स्टेटमेंट हो सकती है। अगर मैं 50 की जगह 100 वाला सेलेक्ट कर लूँ तो कहीं ना कहीं मैं रिस्क ले रहा हूँ, यानी हो सकता है कि 90, 75, 80 की मिस स्टेटमेंट हो, बट क्योंकि मैंने लेवल ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा, अच्छा इससे कम का है इसको छोड़ते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दैट्स वाई टू बी ऑन अ सेफर साइड, कंजर्वेटिव साइड, हम कम लेवल ऑफ मेटलिटी निकल कर आती है अलग अलग अप्रोच से, तो हम कम वाली को ही हमेशा कंसीडर करते हैं। अब आपका सवाल होगा ये निकाली कैसे है, ये तो समझा दो। मटीरियलिटी निकालने के लिए कुछ ना कुछ बेस होना जरूरी है। हमारे केस में जो बेस हमने लिया है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को लिया है। कुछ हमारी ऐसी इंडस्ट्री होती है जैसे कि आपकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, तो रियल एस्टेट में जो है रेवेन्यू कई बार नहीं आता, एसेट कंस्ट्रक्ट हो रहा है और होने के बाद 1 या 2 साल या 3 साल के बाद रेवेन्यू आना शुरू होगा, तो उसमें आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस नहीं बना सकते मटेरियलिटी निकालने के लिए। उसमें आप फिक्स्ड एसेट्स को या फिर टोटल एसेट्स को बेस बना सकते हैं, और कुछ कंपनीज में जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी बेस बनाया जाता है। हालांकि मेजॉरिटी कंपनीज में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही लिया जाता है, जहां पर रिकरिंग रेवेन्यूज हर साल आते हैं। दैट इज द सेफेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इसके बेस पर आप तय कर सकते हैं कि ये लेवल मेटलिटी का होना चाहिए। वो कैसे निकलेगी हम नीचे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता लग गया अच्छा ये बेस है, और इन 3 बेस में से जो भी बेस्ट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री। जैसे मैंने आपको रियल एस्टेट का एग्जांपल दिया, और जनरली मैंने बताया कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ले ही सकते हैं अगर वो अवेलेबल है। नीचे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि मेटलिटी के लिए हमने रेवेन्यू को बेस बना है, ये है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हमने बेस बना है 113 करोड़ 79,45,205। ये बेस बन गया है सर। इस रेवेन्यू के बेस पर हमने एक रेंज कैलकुलेट करी है। रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है कि हम मटेरियलिटी 0.5% इसकी सेट करें, 1% करें, 1.5% करें या 2% करें, कौन से लेवल को हम सेट करें एज अ मटेरियलिटी लेवल। रेवेन्यू को एक सर्टेन परसेंटेज लेना होता है ना जी। रेवेन्यू का हमने अगर इसको रेवेन्यू को बेस बनाया तो उसका सर्टेन परसेंटेज ले रहे हैं, अगर एसेट को बेस बनाते तो उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज लेते। वो परसेंटेज क्या होना चाहिए, उसकी एक रेंज है, सबका सेम नहीं हो सकता।
तो हमने एक रेंज ली 0.5% से 2%। तो आपकी जो है ओवरऑल मटेरियलिटी निकल कर आ जाएगी अलग अलग लेवल्स पे। नाउ इट इज़ योर कॉल कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। आप चाहें तो 0.5% के हिसाब से भी देख सकते हैं, आप चाहें तो जो हाईएस्ट है उसके हिसाब से भी देख सकते हैं, और उसमें से आप डिसाइड कर सकते हैं सब्जेक्टिव जजमेंट के हिसाब से कि एक्चुअली में मटेरियलिटी का लेवल रखना क्या है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि इस केस में क्योंकि ग्रुप कंपनी थी तो उन्होंने मटेरियलिटी लेवल अपना दे रखा था, तो इसमें हमें दिमाग लगाना नहीं पड़ा। जो भी उन्होंने मटेरियलिटी दी हमने उसको रेट से मल्टीप्लाई करा, एक्सचेंज रेट से, क्योंकि वो यूएसडी में थी तो हमारे पास आईएनआर टर्म्स में मटेरियलिटी आ गई। दूसरी हमने कैलकुलेट करी, तो जो हमने कैलकुलेट करी वो भी हमने लिख ली है, जो मैं निकालना सिखा रहा हूँ। अगर किसी कंपनी में ग्रुप के इंस्ट्रक्शंस नहीं आते तो डेफिनेटली हम सिर्फ अपनी ही जो है मटेरियलिटी को कैलकुलेट करेंगे, हमें दूसरे से मतलब नहीं है। बट यहाँ दूसरे का था तो इसलिए हमने उसको भी देखा और अपने हिसाब से भी निकाला, और दोनों में जो कम था उसे हमने कंसीडर करा, क्योंकि इससे भी ऊपर हुआ गलती तो हम कंसीडर करेंगे उसको चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, नहीं तो रिपोर्ट पे इम्पैक्ट आएगा। अगर करेक्शन नहीं हुई तो रिपोर्ट पर इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद जो है हमने देखा भी कौन सा बेस ले हम मटेरियलिटी निकालने के लिए। तो 3 बेसिस मैंने आपको बताए, रेवेन्यू, फिक्स्ड एसेट्स एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कहीं पर जो है आपका टोटल एसेट्स भी हो सकते हैं। इनमें से जो है मैंने रेवेन्यू को सेलेक्ट करा, क्योंकि मेरे लिए ऐप था, कंपनी का हर साल रेवेन्यू अच्छा आता है, एक कंसिस्टेंट वे में आ रहा है, तो इसको हम बेस बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी थी और इसीलिए हमने रेवेन्यू को बेस बनाया है। जहाँ कंसिस्टेंसी नहीं होगी वहाँ पर एसेट को बना सकते हैं या किसी और को भी बना सकते हैं। तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में भी मटेरियलिटी सेट कितनी करें ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, कि इससे ऊपर के मिस स्टेटमेंट पर जो है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट पड़ेगा उनके डिसीजन मेकिंग में, और दैट्स वाई इससे ऊपर की गलती नहीं होने देना है पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज अ होल। हो सकता है कि कहीं पर मिस स्टेटमेंट 5 लाख की हो, कहीं पर 3 लाख की हो, 10 लाख की हो। जब सबका टोटल करूंगा तो इस लेवल को क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसे बोलते हैं ओवरऑल मटेरियलिटी, जो मैंने अलग अलग लेवल पर निकाल कर दिखाई है। सिंपल कुछ भी नहीं करा है, रेवेन्यू से एक जो है परसेंटेज को मल्टीप्लाई करा है और मैंने मटेरियलिटी निकाल लिया है। अब मेरे ऊपर है कि मैं 2% कंसीडर करूँ, 0.5% कंसीडर करूँ, 1% या 1.5% करूँ, मेरी सब्जेक्टिव जजमेंट पर डिपेंड करता है। फिलहाल हमने इस केस में जो है 2% की मटेरियलिटी लेवल सेलेक्ट करा है। आप चाहें तो 0.5% भी कर सकते हैं, आपका काम बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा मटेरियलिटी लेवल सेट करेंगे उतना आपको काम कम करना पड़ेगा, क्योंकि उससे नीचे की मिस स्टेटमेंट को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है रिस्क पर। अगर कंपनी में रिस्क ज़्यादा है तो आप मटेरियलिटी को कम सेट करेंगे, और अगर रिस्क कम है तो आप मटेरियलिटी को ज़्यादा सेट कर सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है कंट्रोल्स वगैरह कैसे हैं। तो ये कॉल लेनी पड़ती है जो पार्टनर्स लेते हैं ऑडिट प्लानिंग के बाद। अब यहाँ पर जैसी मैंने मटेरियलिटी सेट करी है तो उसमें मेरी ओवरऑल मटेरियलिटी निकल कर आ गई 2,27,58,904। जो यहाँ पर आ रही है वही चीज़ मैंने यहाँ पर देख ली है, ओवरऑल मटेरियलिटी निकल कर आ गई है। ओवरऑल मटेरियलिटी का मतलब है कि जितने भी मिस स्टेटमेंट हुई सबका अगर मैं टोटल करूँगा तो वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा होगा तो मुझे अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करना होगा या उसकी करेक्शन मैनेजमेंट से करवानी होगी। ये ओवरऑल मटेरियलिटी जो है वो तो सबका टोटल है। हम लोग जो है एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी निकालते हैं। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होती है, वो इस मटेरियलिटी लेवल से थोड़ी कम होती है, और वो कितना परसेंटेज हो सकती है डिपेंड करता है। हमने जो है 80% लिया है, 80% या फिर आप 70% कुछ भी ले सकते हैं, 50% भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये अगेन सब्जेक्टिव है, 2% रेवेन्यू का लेना है या 1% लेना है मटेरियलिटी को, और उसके बाद जो उसकी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है वो ओवरऑल मटेरियलिटी का 80% हो, 70% हो, 60% हो, 50% हो, एक सर्टेन परसेंटेज लेना है डिपेंडिंग ऑन रिस्क। इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ओवरऑल का मैंने आपको मतलब समझा है, परफॉर्मेंस का समझाने वाला हूँ। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का मतलब है कि भले ही जो मैं लेजर की चेकिंग कर रहा हूँ उसमें 2 करोड़ की मिस स्टेटमेंट ना निकले, बट अगर 1,80,00,000 की भी निकल गई, थोड़ी सी कम की भी निकल गई, तो भी मैं सतर्क हो जाऊंगा और उस लेजर को करेक्ट कराऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि छोटी छोटी मिस स्टेटमेंट का जो टोटल है वही टोटल संगठन मिलकर 2,27,00,000 रुपये जो मेरी ओवरऑल मटेरियलिटी है उससे क्रॉस करे। अगर कोई सिंगल लेजर है, सिंगल आइटम है, कोई ग्रुप कर रहे हैं हम, और उसमें 1,82,00,000 से भी ऊपर का मिस स्टेटमेंट आ रहा है तो भी करेक्ट करना जरूरी है। इसे बोलते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, कि हम भले ही टोटल में ज़्यादा देखेंगे बट ऑडिट करने के टाइम हम थोड़ा सा कम लेवल को ही चेक करेंगे, ताकि हम सतर्क हो जाएं। यार इतना मिस स्टेटमेंट तो निकल गया ना, पता लगे मैंने 100 रुपये की सेट करी मटेरियलिटी लेवल, और 100 रुपये की मटेरियलिटी लेवल पर 90 रुपये की गलती निकल रही है और मैं इग्नोर करे जा रहा हूँ, मैंने देखा ही नहीं। तो इसलिए मैंने एक उससे कम लेवल सेट कर लिया 70, कि 70 से ऊपर की भी गलती हुई तो मैं कंसीडर करूँगा इसको ठीक करने का, भले ही मेरा टोटल 100 रुपीज़ का क्यों ना मटेरियलिटी लेवल सेट किया हो। ये सारा का सारा सब्जेक्टिव है। क्यों कर रहे हैं हम? ताकि हम सारी चीज़ों की चेकिंग को अवॉइड कर पाएँ और सैम्पल बेसिस पर जो है चीज़ों को चेक कर पाएँ। ये निकलने के बाद हम जो है ओवरऑल मटेरियलिटी का एक 3% जो है हमने जो निकाला है वो है क्लियरली ड्राइवेबल। ये परसेंटेज अलग अलग हो सकती है, कोई 1%, 2%, 5% ले सकता है। इसका मतलब कि इससे नीचे की चीज़ों को तो हम देखेंगे भी नहीं।
दैट्स वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि जब भी आप स्कोप इन स्कोप आउट कर रहे हैं तो आप ये सारी कैलकुलेशन करें, मटेरियलिटी की टेबल बनाएं, एक राइट बेस को सेलेक्ट करें और उसके बाद स्कोप इन स्कोप आउट करें। यहाँ पर एक्सेल का फॉर्मूला लगा हुआ है, जिन्होंने मेरा एक्सेल का कोर्स लिया है जो कि CA योगेश वर्मा ऐप में आ रहा है, तो उसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सिखाई हुई है। आप चाहें तो नए नए फॉर्मूलेज का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अगर आपको वो कोर्स आता है, अगर आपके पास वो सारी स्किल्स है। जैसे यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करा है ABS यानी एब्सोल्यूट। ट्रायल बैलेंस में कुछ चीज़ें पॉजिटिव कुछ नेगेटिव आएगी। अगर आप यहाँ देखेंगे एसेट साइड को पॉजिटिव लिखा होगा और लाइबिलिटी साइड को नेगेटिव लिखा होगा। इनकम साइड जो क्रेडिट होता है उसको नेगेटिव लिखा है, डेबिट साइड को पॉजिटिव लिखा है, और टोटल अगर आप कर देखेंगे तो एंड में जो है जीरो बैलेंस आ रहा होगा। तो सबसे पहले चेक कर लिया मेरा ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, और ट्रायल बैलेंस अगर मैच कर रहा है तो इसके बेस पर जो है मैं स्कोप इन स्कोप आउट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर गया, मैंने देखा इस फिगर को मैंने एब्सोल्यूट कर लिया, क्योंकि अगर माइनस भी होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी कंपैरिजन के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं जिससे कंपेयर कर रहा हूँ वो पॉजिटिव आ रहा है 6,82,000। हमने नेगेटिव शो करा है, इसका मतलब वो क्रेडिट साइड का बैलेंस है, इसलिए नेगेटिव शो करा ताकि पॉजिटिव नेगेटिव का टोटल ट्रायल बैलेंस में जीरो आ जाए। इट डजेंट मीन कि वो नेगेटिव है। शेयर कैपिटल इज नॉट नेगेटिव, 1 लाख शेयर कैपिटल है तो 1 लाख ही है, बट हमने उसको माइनस माइनस कर दिया लाइबिलिटी साइड को, क्रेडिट आइटम्स को, और डेबिट डेबिट कर दिया एसेट आइटम को, एक्सपेंस आइटम को, ताकि सबका टोटल क्या है वो जीरो आ जाए। तो यहाँ पर मैंने उस फिगर को पहले एब्सोल्यूट कर लिया, यानी पॉजिटिव टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया अपने फॉर्मूले में लगाने के लिए, और उसको कंपेयर कर रहा हूँ मटेरियलिटी F10 से। अगर आप F10 देखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है, तो यहाँ ऊपर जा सकते हैं, F10 जो ऊपर आ रहा है टॉप पे जाएंगे तो F10 निकल कर आ रहा है आपका 6,82,000। अगर आप F10 की जगह ये भी लिख देंगे, E37 भी लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ, E37 कर देता हूँ, E37, तो ये स्कोप आउट आ रहा है, देख रहे हैं आप। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और नीचे पेस्ट कर लूँ तो भी स्कोप आउट आ रहा है, मतलब फॉर्मूले में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल सेम है। क्यों? क्योंकि नंबर सेम है, जो नंबर यहाँ पर आ रहा है वही नंबर ऊपर आ रहा है, 6,82,000, करेक्ट। अब आप यहाँ आ सकते हैं और देख सकते हैं कि जब हमने इस पूरे फिल्टर को कॉपी पेस्ट कर दिया नीचे तक, तो आपके पास पता लग गया कौन से आइटम स्कोप आउट हो रहे हैं और कौन से स्कोप इन हो रहे हैं। स्कोप आउट वाले जो आइटम होंगे वो 6,82,000 से कम लेवल के होंगे, जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेवेन्यू इनका 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ के रेवेन्यू पर अगर कोई लेजर सिर्फ 6 लाख रुपए का आ रहा है तो उसे इग्नोर किया जा सकता है। बहुत ही कम आ रहा है वो, 1% नहीं, 0.1% भी नहीं आ रहा, 0.1% से भी कम है, 0.06% है करीब करीब। तो उन आइटम्स को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, और उनका अगर मैं टोटल भी देखूँ तो यहाँ तो खैर प्लस माइनस करके सारे आइटम सारे होंगे। अगर एब्सोल्यूट टर्म में टोटल भी देखा जाए तो भी आप देख सकते हैं कि टोटल में कितने का इग्नोर कर रहा हूँ। कैसे पता लगेगा? चलो मैं आपको कर दिखाता हूँ। इक्वल टू ABS एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट में मैंने इस नंबर को लिया ताकि अगर नेगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव हो जाए, और ये पॉजिटिव आ गया। अब मैंने इसका टोटल देखा, जब मैं इसका टोटल देखता हूँ तो सबका टोटल छोटे छोटे आइटम का निकल कर आ रहा है 2 करोड़ रुपए, यानी 6 लाख से नीचे के आइटम्स को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, जो क्लियरली ट्राइवल अमाउंट से नीचे के हैं, उन सभी का टोटल भी 2 करोड़ आ रहा है। यानी अगर ये 2 करोड़ भी पूरा गलत हो जाए, वैसे होना नहीं चाहिए, बट 2 करोड़ भी पूरा गलत हो जाए, इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। 113 करोड़ कंपनी के हैं, रेवेन्यू में आ रहे हैं, और सिर्फ 2 करोड़ का अगर ये छोटी छोटी चीज़ें मैं इग्नोर भी कर दूं तो भी टोटालिटी में मेरे को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने एक बार चेक कर लिया, क्योंकि हो सकता है कंपनी के बहुत ज़्यादा लेजर हों और छोटे छोटे लेजर 6-6 लाख से तो कम हो, बट उसका टोटल बन रहा हो 20 करोड़ 30 करोड़ रुपए, तो कहीं ना कहीं मुझे सतर्क हो जाना पड़ेगा। अरे बड़े छोटे छोटे आ रहे हैं, बट इनको ग्रुप कर देख लेते हैं, पूरे ग्रुप का टोटल तो बड़ा नहीं बन रहा है। यहाँ पे लेजर इतने ज़्यादा नहीं थे और सबको जो मैंने स्कोप आउट करा उसका भी टोटल ज़्यादा नहीं आ रहा था, तो मुझे पता है कि मुझे ये ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो है स्कोप इन की आप बात कर सकते हैं। स्कोप इन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितने लेजर आइटम्स आ रहे हैं, यहाँ 120 आइटम्स आ रहे हैं, यानी मुझे सिर्फ इन 120 आइटम्स की चेकिंग करनी है। हालांकि यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमने ग्रुपिंग भी करी हुई है। ग्रुपिंग का मतलब क्या है कि ये जितने भी आइटम आ रहे हैं, जैसे कि मान लो JP मॉर्गन का एक अकाउंट खुला हुआ है, ICICI बैंक का एक अकाउंट खुला है, ये कैश अकाउंट है, कैश बैंक बैलेंस है, तो है तो सारे कैश एंड बैंक बैलेंस का हिस्सा। और अगर जो आपका लेजर है नोट्स में जाएगा, अगर आपके नोट्स में जाएगा तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप सबको देखेंगे तो ये सारे लेजर ना एक ही ग्रुप का हिस्सा बन रहे हैं। सिमिलरली आप नीचे जाएंगे तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो कई सारे लेजर्स का जो टोटल है वो एक ही पर्टिकुलर हेड का है, यानी इन्वेंट्री रॉ मटेरियल का अलग, स्टोर्स का अलग, मटेरियल इन ट्रांजिट अलग, बट है तो सारी इन्वेंट्रीज। तो उसको ग्रुपिंग करना जरूरी है, क्योंकि जब नोट्स में अमाउंट जाती है और फिर बैलेंस शीट के फेस पर जाती है तो वो ग्रुप होकर जाती है। अब ट्रेड रिसीवेबल देखते हैं, ट्रेड पेबल देखते हैं, बट उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, तो हम लेजर की ग्रुपिंग भी कर रहे हैं ताकि जब हम अपना वर्क पेपर बनाएं तो इन्वेंट्री के वर्क पेपर में सारे लेजर कवर होनी चाहिए।
इस लेजर का आपने वहाँ टोटल लगा लिया, इस लेजर में क्या क्या चीज़ें आनी है वो देख लिया, और उसके बाद उसमें से सैंपल लेकर उसकी टेस्टिंग कर ली, जिसमें कंट्रोल टेस्टिंग हो सकती है और डिटेल टेस्टिंग हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें भी हम करेंगे एक एक लेजर का, आपको सारी चीज़ें मैं खोलकर दिखाऊंगा ताकि ओवरऑल व्यू पता लगे कि हम चेक कैसे करते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि आपको मटेरियलिटी लेवल पता लगे, और उसके बाद जो छोटी मोटी चीज़ें उसे आप इग्नोर करें, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे आप कंसीडर करें अपने वर्क पेपर को बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग बात करेंगे कोई एक पर्टिकुलर वर्क पेपर का टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते कैसे हैं, और टेस्ट ऑफ डिटेल की चेकिंग कैसे होती है, वॉक थ्रू कैसे होता है, चाहे वो परचेज का हो चाहे वो सेल्स का हो, और फिर सैंपल कैसे बनेगा, और उसके बाद टेस्टिंग कैसे होगी, हम क्या क्या पैरामीटर्स को चेक करेंगे, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों के साथ कोर्स को जरूर शेयर करिएगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देन टाटा एंड बाय बाय।